तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का उर्दू और चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर कितना है आपका? 8 है। इस चैप्टर का नाम है अदब की पहचान। तो अदब आप समझते हैं तौर तरीका, किसी चीज़ों को सीखने के एक सिस्टम को हम अदब कहते हैं, है ना। तो अदब की पहचान हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इसके मजमून निगार, ये एक मजमून है, आपको पहले मैं बता दूं यह है क्या मजमून है, ये साहित्य है। ये देखिए इसके मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब। डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब ने लिखा है अदब की पहचान, चैप्टर नंबर 8 है। ये आपका है क्या? ये एक मजमून है। तो सबसे पहले हम अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा, फिर हम आपको अदब बताएंगे कि अदब होता क्या है। देखो नॉर्मली अदब क्या होता है ना, कि तौर तरीके को अदब कहता है। यानी अदब आजकल जो है अदब को पढ़ने वाले की तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जो अदब को लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अदब को समझने वालों की तादाद बहुत कमती चली जा रही है। किताब रख लेते हैं लोग अदब की बहुत सारे घरों में, लेकिन उस अदब का कोई असर उनकी ज़िंदगी में नहीं होता है। तो बस यही चीज़ों को बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हर दिन की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब की पैदाइश 1934 को बिहार के ज़िला औरंगाबाद में। कब हुई पैदाइश? 1934 को बिहार के ज़िला औरंगाबाद में। ये बायोग्राफी में इसलिए पढ़ा देता हूँ कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव यहीं से होता है, इसीलिए। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। इनकी इब्तदाई मानी शुरुआती तालीम घर पर हुई। ज़्यादातर लोगों की शुरुआती तालीम जो होती है वो घर पे होती है। आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। यानी शुरुआती तालीम जो थी उन्होंने घर पर तालीम हासिल कर ली। उसके बाद जब आगे पढ़ना चाहा उन्होंने, तो आगे की तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक मदरसा में दाखिला करवाया अपना। उस मदरसे का क्या नाम था? शमसुल हुदा नाम था। क्या था? शमसुल हुदा में दाखिला लिया, यानी एडमिशन करवा लिया। याद रखना ऑब्जेक्टिव में ये सब होता है। तो मदरसा शमसुल हुदा में। अगला है, और वहीं से आलिम की संद यानी डिग्री, क्या बने वो? वहां से आलिम बन करके वहां से निकले वो। संद माने डिग्री हो जाता, ठीक है। मदरसा की तालीम के साथ, यानी जब वो आलिम बने और मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे, उसी दौरान अंग्रेजी में भी MA कर लिया। तो मदरसा की जो दीनी तालीम हासिल कर रहे थे, उसी वक्त में उन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेज़ी में भी MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिया। चूँकि जिन लोगों को तालीम से रग़बत होती है ना, वो एक के बाद एक नया नया मतलब चीज़ों को पढ़ने में उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर उन्होंने मुलाजमत यानी नौकरी, मुलाजमत मानी नौकरी, जॉब भी शुरू कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए। यानी जब पटना यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते होंगे पटना को, पटना एक यूनिवर्सिटी है। उस पटना यूनिवर्सिटी से जो इंक्लूडेड पटना कॉलेज है, उसी पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए। किस सब्जेक्ट के लेक्चरर हुए? तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर हो गए वो। फिर उनका तबादला मतलब समझते हो आप? ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह के हस्तांतरण होने को हम ट्रांसफ़र कहते हैं। फिर इनका तबादला BN कॉलेज, यहाँ मैं साफ से इंग्लिश में लिख दूँ, मैंने उर्दू में नहीं लिखा है, BN कॉलेज में हुआ है ना। तो इनका तबादला कहाँ हो गया? पटना कॉलेज से BN कॉलेज में इनका ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया। और वहीं से सुबुकदोश भी हुए, और आखिरी वक्त तक उसी पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर रहे, और आखिरी वक्त उनकी सुबुकदोशी जो हुई वो उसी कॉलेज से हो गई, ठीक है। अब आगे कह रहा है, उन्होंने तकरीबन 20 किताबें लिखी। कितनी? समझ रहे हैं? तकरीबन 20 किताबों को लिखा। किसने? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी हालात ज़िंदगी में लगभग 20 किताबें लिखी। और इनकी तनकीदी तसनीफ़ है, यानी कि इन्होंने जो किताब लिखा तसनीफ़, वो क्या नाम था? ज़ादा-ए-एतदाल, नुक़्ता-ए-नज़र। तो इसमें से कोई 2 नाम को आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। पहला है ज़ादा-ए-एतदाल, नुक़्ता-ए-नज़र, मायार-ओ-अक़दार, तश्कीलो जदीद, इकबाल और आलमी अदब वगैरह। तो ये डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीदी किताब है। यानी तनकीदी का मतलब होता है सही गलत में फ़र्क करके किताब लिखा। तो आपको याद कौन सा रखता है? जो आपकी किताब मतलब आपसे पूछा जो जाता है, तो वो हो गया ज़ादा-ए-एतदाल और तश्कीलो जदीद। ये दोनों आपको याद रखना है। कौन कौन? ज़ादा-ए-एतदाल याद रखना है और तश्कीलो जदीद। ये 2 नाम आपको मतलब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। क्लियर है? इनका इंतकाल जो 5 सितंबर 2006 को पटना में कब हो गए? तो इनका इंतकाल 5 सितंबर 2006 को पटना में ही इनका
मतलब इनकी मौत हो गई, दारे फानी से कूच कर गए। तो ये था डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर वीडियो रोक करके आप इसका ऑब्जेक्टिव को नोट कर लेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि अदब की पहचान, अदब है क्या, हकीकत में हम अदब किसे कहते हैं। अदब को जानते सभी लोग हैं लेकिन पहचानते नहीं है सभी लोग। और आज हमारे समाज में क्या हो रहा है कि अदब को जानने और पढ़ने वाले, अदब को पढ़ने वाले की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अदब को समझने वाले की तादाद उसी बनिस्बत जो घटती, बहुत ज़्यादा कमती चली जा रही है। लोग आज अदब और गैर अदब, अदब क्या है और गैर अदब क्या है, कौन अदबी चीज़ें हैं कौन अदबी चीज़ें नहीं हैं, इसमें समझ नहीं पा रहे हैं। और ये चीज़ें आपस में मिलती उलझती चली जा रही हैं कि पता ही नहीं चल, खिल्त मिल्त होती चली जा रही है कि अदब है क्या, गैर अदब है क्या, इसकी बुनियाद पर। इसीलिए हमें इस मसले पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है और हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है कि भाई अदब की पहचान क्या है, क्या हम किसी आदमी की अदब करें, उसका तौर तरीके से पेश आए, वो बातें नहीं कही जा रही है। यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि किसी लिसान के बारे में, किसी ज़बान के बारे में, कि उसमें जो कुछ चीज़ें लिखी होती है, जैसे हर लिखी हुई चीज़ें अदब नहीं होती है, लेकिन अदब होती क्या है। तो देखिए, जैसे आप किसी चीज़ों को, किसी ज़ुबान को सीखते हैं, किसी भाषा को सीखते हैं, सपोज दैट हम ले लेते हैं मैथ एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट्स को आप सीखते हैं। तो अगर आप मैथ को उर्दू में सीखना चाहते हैं, मैथ को आप उर्दू ज़बान में सीखना चाहते हैं ना, तो अब क्या होगा कि अब पहले आपको उर्दू सीखना होगा, आपको उर्दू आनी चाहिए, तब जाकर के आप मैथ सीखेंगे, ठीक है। या फिर आप उर्दू को इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो आपको पहले इंग्लिश आनी चाहिए, तब आप उर्दू को सीख पाएंगे। तो यानी जिन चीज़ों को हम भाषा अलग चेंज करते हैं, तो अब आप मैथ को उर्दू में सीखना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको सबसे पहले उर्दू की रीडिंग सीखनी होगी, फिर उर्दू के अल्फाजों को सीखना होगा, उर्दू में मतलब अल्फाज क्या होता है, उसकी लिखावट क्या होती है, तहरीर क्या होता है, किसी चीज़ों को हम कैसे लिख पाएंगे। तो जब इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर हम लिख लेंगे ना, तब जो हम मैथ सीखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब ये अदब की पहचान हो गई, हमें उस भाषा के अदब की पहचान हो गई। तो हमें जब उर्दू की अच्छे से उर्दू अदब की पहचान हो गई तो अब हम मैथ को आसानी से समझ सकते हैं, तो इसको हम अदब कहते हैं। लेकिन अब आप मैथ को उर्दू में सीखने के लिए आए हैं और आपको उर्दू के बारे में, न उर्दू लफ्ज़ के बारे में पता है, न उर्दू शब्द के, न उर्दू के मानी पता है, न उर्दू में कैसे सेंटेंस लिखा जाता है, जुमला लिखा, इसके बारे में नहीं पता, तो ये क्या हो जाता है, आपका ये गैर अदब हो जाता है। तो इसी चैप्टर में इन चीज़ों को बताया गया कि हम अदब को सीखेंगे कैसे, अदब होता क्या। तो कोई भी ज़बान को सीखने के लिए आपको अदब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक किसी चीज़ों को सीखने की पुख्तगी आ जाती है। तो बगैर अदब के हम किसी चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं सकते। तो अदब के कुछ रूल्स बताए गए कि भाई किसी चीज़ों को, किसी ज़ुबान के बारे में हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसकी कुछ चीज़ें, कुछ शर्तें बताई गई। उन शर्तों में सबसे पहले क्या था, देखिए, जिन मतलब अदब की पहचान जिन सब ज़बान के बारे में आप सीखेंगे उसमें क्या होना, सबसे पहले आपके फ़िक्र और फन दोनों, यानी जिस ज़बान के बारे में आप सीखते हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले फ़िक्र हो कि भाई हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा, अच्छे से लिखना होगा, तो फ़िक्र होना चाहिए। और फ़न हो, उन चीज़ों को आप बखूबी अच्छे से अंजाम दे, पूरी तहरीर कशी करके अच्छे से लिखेंगे, तो ये फ़िक्र, उसमें डूब जाना, बिल्कुल आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, तो इसको हम फ़िक्र फ़न कहते हैं। इन चीज़ों का होना लाजमी है। उसके बाद कह रहा है कवायद, उन चीज़ों के अल्फाज की अदायगी होनी चाहिए, उसका तौर तरीका पता होना चाहिए, उसके बारे, उसका ग्रामर जो पार्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा कि आप उसकी शुद्धता और सही सही लिख पाओगे। अगली चीज़ें कह रहे हैं लफ्ज़, उसमें लफ्ज़ों की जुगलबंदी अच्छे से की गई हो, जहाँ पर जो लफ्ज़ मतलब कभी कभी बिल्कुल सहल लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, कहीं पर कुछ स्पेशल लफ्ज़ों की अदायगी होगी, स्पेशल लफ्ज़ देना है तो वहाँ पर आप स्पेशल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करोगे। तो ये चीज़ें जो होगी तो क्या होगा, यही अदब की पहचान कहलाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, सही जानकारी, और फिर जिन चीज़ों के बारे में आप लिख रहे हो ना, जिन चीज़ों के बारे में आप लिखने की कोशिश कर रहे हो ना, उसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आप मैथ्स को उर्दू में लिख रहे हो तो उर्दू में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, लफ्ज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और आगे की बात है कि मैथ की अच्छी जानकारी होगी तभी उसको आप ट्रांसलेट कर पाओगे, ये चीज़ें। उसके बाद क्या रहा है कि मेन चीज़ जो होता है कि आपके लिखे को, है ना, आप
आपने जो लिखा जिन चीज़ों को लफ्ज़ की अदायगी करके, तो पढ़ने वाले को पढ़कर खुशी महसूस हो कि जो आपकी हर चीज़ों को पूरे ग्रामर कवायद के तरीके से आपने लिख दिया और उसको लिख कर पढ़ने वाले को खुशी महसूस हो, उसके अंदर सादगी में आ जाए और वो कहे कि नहीं यार मैं समझ गया, इतने अच्छे से लिखी हो। तो अगर इन सारी चीज़ों को मिला करके आप लिखते हैं ना, तो यही आपका क्या हो जाता है, अदब की पहचान। ये एक अदब के दायरे में आपने लिखा, जो कि पढ़ करके हर चीज़ों की जितनी ज़रूरत थी उनको दे दिया आपने, उन ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ों को कर दिया और पढ़ने वाले को समझ में आ गया, तो ये अदब होता है। अदब हर कुछ थोड़ी होता है। अगर हम मान लें कहीं पर कोई चीज़ लिख देते हैं तो ये अदब थोड़ी हो जाएगा, या फिर पेपर देखते हैं या कोई भी किताब देखते हैं, वो अदब नहीं होता है। जिन चीज़ों में इन सारी चीज़ों की जिस लिखावट में इन सारी चीज़ों की पाबंदी दी हुई है उसे ही हम अदब कहेंगे, बाकी सारी चीज़ें गैर अदब होती है। तो ये अदब की पहचान अब आपको समझ में आ जाएगा कि अदब किस लिखावट को हम अदब कहते हैं और किस लिखावट को हम गैर अदब कहते हैं। अब आप जो भी दुनिया में अदब और गैर अदब खिलत मिलते हैं, आप निकाल लोगे कि नहीं ये अदब की चीज़ें हैं, ये गैर अदबी चीज़ें हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर जानकारी बढ़ती चली जाएगी और आपके अंदर कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। हर लिखी हुई चीज़ अदबी नहीं होती है, गैर अदबी भी होती है। तो ये इस चैप्टर में यही कहना चाह रहा था कि भाई हर आजकल अदब पढ़ने वाले लोगों की पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रख के कौन पढ़ते हैं। किसी चीज़ों की अगर जो चीज़ हम जानते हैं उसमें पुख्तगी होनी चाहिए, लफ्ज़ों का, कवायद का, और फिर फ़न होना चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। तो आई होप, मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को इस वीडियो को देख करके अदब की पहचान के लिए बारे में पूरा का पूरा पता चल चुका होगा और अदब की पहचान की हकीकत का पता चल गया होगा। तो आज से आप भी कुछ चीज़ों को लिखेंगे तो बिल्कुल अदब के दायरे में लिखेंगे, गैर अदबी तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो कमेंट ज़रूर कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों तक, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और जो भी नए बच्चे देखे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हर दिन की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।